आंखें बंद करके अगर कोई भगत सिंह के बारे में सोचे तो तुरंत एक बेहद जानी पहचानी तस्वीर दिमाग में आती है। बिल्कुल, वो एक नौजवान जो अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है। सिर पर एक तिरछी हैट है और हाथों में पिस्तौल है। हाँ, मतलब एक ऐसा बागी जिसकी पहचान सिर्फ आक्रामकता और गोलियों की आवाज से जुड़ गई है। अक्सर इतिहास ऐसे ही जटिल इंसानों को सिर्फ एक पोस्टर या नारे तक सीमित कर देता है। और देखिए, ये तस्वीर इतनी शक्तिशाली है ना कि इसने उनके व्यक्तित्व के सबसे बड़े और अहम हिस्से को पूरी तरह से ढक दिया है। सही बात है। मैं बताती हूँ कैसे। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने अपनी गिरफ्तारी से पहले, जब उसकी उम्र बमुश्किल 21 या 22 साल रही होगी, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास पर 250 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थीं। रुकिए एक मिनट, 250 किताबें? हाँ, और जेल के उन 2 सालों के दौरान तो ये आंकड़ा 300 किताबों को पार कर गया था। अरे बाप रे, ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। मतलब 1930 के दशक की एक ब्रिटिश जेल में जहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी, वहां 2 साल में 300 किताबें पढ़ना, लॉजिस्टिकली ये कैसे संभव था? और वो पढ़ क्या रहे थे? यहीं से तो असल कहानी शुरू होती है। वे कोई हल्की फुल्की कहानियों की किताबें नहीं पढ़ रहे थे। चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स, लेनिन, अच्छा। विक्टर ह्यूगो, दोस्तोवेस्की, मतलब यूरोपीय साहित्य से लेकर अमेरिकी राजनीति और रूसी क्रांति तक का हर बड़ा दस्तावेज उनके पास था। उनके साथी शिव वर्मा और जयदेव कपूर अक्सर बताते थे कि भगत सिंह जब भी दिखते थे, उनकी जेबें किताबों से भरी होती थीं। क्या बात है। वे जेल के बाहर बैठे अपने दोस्तों से लगातार चिट्ठियों के जरिए नई किताबों की मांग करते रहते थे। तो आज की इस चर्चा का मकसद इसी महान विचारक और योद्धा के जीवन के उन दोनों पहलुओं को समझना है। हम सिर्फ उनके साहसिक कारनामों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस गहरी विचारधारा को डिकोड करेंगे जिसने 23 साल के एक युवक को इतना बड़ा बौद्धिक और क्रांतिकारी नेता बना दिया। असली कहानी तो हमेशा नारों के पीछे छिपे विचारों में होती है। बिल्कुल सही कहा। तो इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन की तरफ। 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, उनका जन्म हुआ। और देखिए, ये कोई साधारण परिवार नहीं था। हाँ, आजादी की लड़ाई का माहौल तो घर में पहले से ही था। बिल्कुल। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह कैनाल कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने और गदर आंदोलन के चक्कर में पहले से ही जेल में थे। मतलब व्यवस्था से टकराने की जो एक झिझक आम लोगों में होती है, वो उनके घर में सिरे से गायब थी। बचपन से ही वो माहौल मिला था उन्हें। वो बचपन का किस्सा बहुत मशहूर है ना। जब उनके पिता खेत में बीज बो रहे थे तो छोटे भगत सिंह ने पूछा था कि हम खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते ताकि अंग्रेजों से लड़ सकें। हाँ, यही वाला। अक्सर लोग इसे बस एक बच्चे की मासूमियत कहकर टाल देते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये दिखाता है कि एक 5-6 साल के बच्चे के दिमाग में अंग्रेज और लड़ाई जैसे शब्द किस तरह से एकदम सामान्य हो चुके थे। सही कहा आपने। ये एक ऐसा माहौल था जहां आजादी की बातें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन उनके जीवन में जो असली भूचाल आया, जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर कर रख दिया, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। उस वक्त उसे 12 साल के थे ना? हाँ, सिर्फ 12 साल आज के। हम 12 साल के बच्चे से क्या उम्मीद करते हैं? स्कूल, खेल कूद। लेकिन जैसे ही उस नरसंहार की खबर आई, वो स्कूल से निकलकर 12 मील पैदल चलकर सीधे जलियांवाला बाग पहुंच गए। 12 मील पैदल? हाँ, और वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर उन्होंने जो महसूस किया होगा, उसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। उस मिट्टी ने उनके अंदर के गुस्से को एक आकार दे दिया होगा। बिल्कुल। शुरुआत में तो उन्होंने महात्मा गांधी के 1920 के असहयोग आंदोलन में पूरी ऊर्जा के साथ हिस्सा लिया। विदेशी कपड़े जलाना, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करना, उन्हें सच में लगा था कि गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से बहुत जल्द स्वराज मिल जाएगा। लेकिन फिर चौरी चौरा की घटना हो जाती है 1922 में, जब एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और गांधी जी ने अचानक पूरे आंदोलन को वापस ले लिया। अगर इस पूरी स्थिति को देखा जाए तो मैं इसकी तुलना एक प्रेशर कुकर से करूंगा। वो कैसे? देखिए, असहयोग आंदोलन ने देश भर के युवाओं को अपनी ऊर्जा निकालने के लिए एक सेफ्टी वाल्व दिया था। वे सड़कों पर उतर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन जब वो आंदोलन अचानक वापस लिया गया तो वो सेफ्टी वाल्व एकदम से बंद हो गया। बहुत सही एनालॉजी है। और कुकर के अंदर का दबाव कम नहीं हुआ, बल्कि वो गुस्सा और आजादी की तड़प अंदर ही अंदर और ज्यादा उबलने लगी। बिल्कुल। चौरी चौरा के बाद भगत सिंह के मोह भंग होने का कारण सिर्फ गांधी जी का फैसला नहीं था। उनके मन में ये सवाल उठने लगा था कि क्या एक क्रूर साम्राज्य से लड़ने के लिए
सिर्फ शांति और उपवास काफी है। यानी उन्हें एक नई दिशा की तलाश थी। हाँ, यहीं से उन्हें लगा कि आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से नहीं बल्कि एक व्यवस्थित, आक्रामक और रणनीतिक आंदोलन से ही मिल सकती है। और यही वो मोड़ था जहां उन्होंने घर छोड़ा और कानपुर चले गए। वहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA से जुड़ना, पत्रकारिता में कदम रखना। हाँ, उन्होंने बलवंत के नाम से कीर्ति, प्रताप और वीर अर्जुन जैसी पत्रिकाओं में लिखना भी शुरू किया था। पत्रकारिता ने तो उनके विचारों को और धार दी होगी। लेकिन फिर आता है 1928 का साइमन कमीशन का विरोध, जहां पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। लाला जी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता थे। उनकी मौत का बदला लेने के लिए ही जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनी। लेकिन पहचानने में चूक हो गई और 17 दिसंबर 1928 को जॉन पी सैंडर्स की हत्या हो गई। जिसके बाद दुर्गा भाभी की मदद से वो लाहौर से वेश बदलकर भाग निकले। बिल्कुल। देखिए, ये इतिहास का वो हिस्सा है जो सबने पढ़ा है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो भगत सिंह को एक आम विद्रोही से एक महान रणनीतिकार बनाता है। आप 8 अप्रैल 1929 की बात कर रही हैं। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। हाँ, वो बम फेंकने का कारण पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध था। ये दोनों बिल ब्रिटिश सरकार क्यों ला रही थी? ये बिल मजदूरों के अधिकारों को कुचलने और पुलिस को बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देने के लिए लाए जा रहे थे। यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग दिखाई देती है। देखिए, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम खाली जगह पर फेंका गया। किसी की जान नहीं गई, वे आसानी से भाग भी सकते थे। बिल्कुल भाग सकते थे। लेकिन वे वहां खड़े रहे, पर्चे उड़ाए और नारे लगाए। मेरा सवाल ये है कि अपनी जान को इतने बड़े जोखिम में डालने का असल मकसद क्या था? क्या ये अपने विचारों को एक मेगाफोन देने का तरीका था? बिल्कुल सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। इस सवाल का जवाब उनके उसी मशहूर पर्चे में है जो उन्होंने वहां उड़ाया था। बहरों को सुलाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। वाह! भगत सिंह बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि सैंडर्स की हत्या ने अंग्रेजों में खौफ तो पैदा कर दिया है, लेकिन सिर्फ बॉम्ब और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। क्रांति के तलवार विचारों के स्थान पर तेज होती है, ये उनका ही विचार था ना? एकदम सही। उन्हें अपने विचारों को पूरे भारत तक पहुंचाने के लिए एक मंच की जरूरत थी। अदालत में आत्मसमर्पण करना उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। ताकि वो कोर्ट को अपनी विचारधारा के प्रचार का मंच बना सके। हाँ, ताकि पूरा देश ये सुन सके कि उनकी असली लड़ाई क्या है। तो चलिए अब उनके उन नारों के पीछे के असली विचारों की बात करते हैं। भगत सिंह के 3 प्रमुख वैचारिक स्तंभ थे। पहला था समाजवाद या सोशलिज्म। कार्ल मार्क्स और लेनिन का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। उनका मानना था कि सत्ता चाहे अंग्रेजों के हाथ में हो या भारतीयों के, जब तक किसानों और मजदूरों का शोषण होता रहेगा तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी। मतलब ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते थे कि गोरे शोषक की जगह काले शोषक आकर बैठ जाएं। हाँ, वो व्यवस्था का परिवर्तन चाहते थे। उनके लिए एक न्यायपूर्ण और समान समाज, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की स्थापना करना सबसे जरूरी था। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो मुझे सच में बहुत दिलचस्प लगता है, अंतर्राष्ट्रवाद या इंटरनेशनलिज्म। ये बहुत अहम है। 1924 में मतवाला पत्रिका में उनका एक लेख छपा था, विश्व प्रेम। अब आप एक कॉन्ट्रास्ट देखिए। आजकल राष्ट्रवाद के नाम पर लोग दूसरे देशों को नीचा दिखाने पर जोर देते हैं। सही बात है। और 1920 के दशक में 20-22 साल का एक युवा पूरी दुनिया को एक परिवार यानी वसुधैव कुटुंबकम मानने की बात कर रहा था। वे जिगोइज्म यानी अंध राष्ट्रवाद के सख्त खिलाफ थे। वो एक ऐसे भविष्य का सपना देखते थे जहां फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, जापान आपस में लड़ने के बजाय व्यापार करें, एक ग्लोबल विलेज की तरह। बिल्कुल। इसीलिए तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की भावनात्मक देशभक्ति के बजाय जवाहरलाल नेहरू की तार्किक सोच का समर्थन किया था। उनका लक्ष्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था। तो उनकी सोच पूरी तरह से तर्क पर आधारित थी, जो हमें उनके तीसरे वैचारिक स्तंभ तक ले जाती है, धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म। हाँ, और यहाँ उनका नजरिया काफी अलग था। कैसे? उस समय तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का मॉडल सबसे ऊपर था, जहां सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। क्या भगत सिंह इसके खिलाफ थे? देखिए, भगत सिंह गांधी जी के इस भारतीय मॉडल के बजाय फ्रेंच मॉडल के समर्थक थे। अच्छा, फ्रेंच मॉडल मतलब धर्म और सरकार के बीच पूरी दूरी। बिल्कुल। उनका मानना था कि धर्म इंसान का नितांत निजी मामला होना चाहिए।
राज्य या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब राजनीति और धर्म मिलते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। हाँ, उन्होंने पवित्र जानवरों के नाम पर होने वाले सांप्रदायिक दंगों पर बहुत कड़ा प्रहार किया था। उनका कहना था कि इंसान को इंसान समझना चाहिए, धर्म के चश्मे से नहीं। ये सारे विचार कागज पर तो बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के विचारों की असली परीक्षा तब होती है जब वो बहुत मुश्किल हालात में हो। और उनकी ये परीक्षा शुरू होती है जेल में, जहां उन्होंने 116 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। 116 दिन। अक्सर भूख हड़ताल को शांतिपूर्ण तरीका माना जाता है। एक क्रांतिकारी ने इसे क्यों चुना? क्योंकि ये भूख हड़ताल भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ थी। किस तरह का भेदभाव? भोजन, कपड़े, किताबें, हर चीज में। और आपको याद होगा, इसी हड़ताल के दौरान 63 दिन बाद जतिंद्रनाथ दास की शहादत हो गई थी। हाँ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद भगत सिंह नहीं टूटे। और उसी जेल में रहते हुए उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। Why I am an atheist? हाँ, इसमें उनका सीधा सा सवाल था कि अगर किसी सर्वशक्तिमान भगवान ने दुनिया बनाई है तो इसमें इतना अन्याय और दर्द क्यों है। ये तो बहुत ही तार्किक सवाल है। इसी लेख में उन्होंने अपनी जस्टिस थ्योरी भी समझाई। उन्होंने बदले की भावना यानी रिवेंज और पिछले जन्मों के पापों की सजा वाले सिद्धांत को पूरी तरह नकार दिया। तो फिर वो किस तरह के न्याय में विश्वास रखते थे? वो सुधारात्मक सिद्धांत यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी के समर्थक थे। उनका मानना था कि अपराधी को भी एक शांतिप्रिय नागरिक बनने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ मैं आज के समय की एक बहुत बड़ी विडंबना पर बात करना चाहता हूँ। बताइए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों पर भगत सिंह की फोटो लगाते हैं और नीचे लिखवाते हैं, लगता है फिर से आना पड़ेगा। हाँ, बहुत आम हो गया है ये। कितनी बड़ी विडंबना है ना, कि जो व्यक्ति पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क या भगवान में विश्वास ही नहीं करता था, आज लोग उसे उसी ढांचे में फिट कर रहे हैं। ये समाज की एक आदत है। भगत सिंह जानते थे कि फांसी के बाद उनका अंत हो जाएगा, कोई दूसरा जन्म नहीं है। इसीलिए उनका पूरा जोर इस बात पर था कि इंसान को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बिल्कुल। 23 मार्च 1931 की शाम, फांसी पर जाने से ठीक पहले वो लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। हाँ, मैंने पढ़ा है। जब जेलर उन्हें लेने आया तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। क्या गजब का हौसला था। उनके विचार ही उनकी असली विरासत हैं। सही कहा। और यहीं पे हम अपनी इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ समेटते हैं। जो भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये सोचने का विषय है कि क्या हमने भगत सिंह को सिर्फ एक शहीद की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया है और उनके उन चुभने वाले तार्किक और क्रांतिकारी विचारों को भुला दिया है, जो आज भी समाज के आर्थिक और सामाजिक भेदभाव पर सवाल खड़े करते हैं। असली सम्मान सिर्फ तस्वीर लगाने में नहीं, बल्कि उनके देखे गए सपनों के समाज को बनाने में है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।